साथियों, जनचौक के इस मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीएचयू में अंबेडकर जयंती और राहुल संकीर्तन के स्मृति दिवस पर हुए आयोजन और उस आयोजन में भगत सिंह छात्र मोर्चा के साथियों द्वारा जो जुलूस निकाला गया और जो पोस्टर बनाया गया, उस पोस्टर में जातिवाद के विनाश का, ब्राह्मणवाद के विनाश का आह्वान किया गया और जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भी इस तरह के नारे लगाए गए। उसके बाद भगत सिंह छात्र मोर्चा के साथियों के खिलाफ जिस तरह के आक्रामक हमले हुए हैं, मारपीट, गाली गलौज, धमकी, टट्टा लगाना और जिस तरह का पुलिस प्रशासन ने रुख अख्तियार किया है, जिस तरह से वो सवर्ण गुंडों का साथ दे रहा है पुलिस प्रशासन, उस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। क्या बीएचयू में अंबेडकर जयंती मनाना, क्या बीएचयू में राहुल संकीर्तन का स्मृति दिवस मनाना? आप जानते होंगे कि भगत सिंह छात्र मोर्चा ये कि बहुत जुझारू संगठन है। जहां वो अपने निशाने पर पूंजीवाद को रखता है, साम्राज्यवाद को रखता है, उतने ही पुरजोर तरीके से भगत सिंह छात्र मोर्चा अपने निशाने पर ब्राह्मणवाद को भी रखता है और साथ ही बड़े ही मजबूती के साथ डटे रहते हैं। और बहुत बार साथियों को जेल जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। आज हमारे बीच में भगत सिंह छात्र मोर्चा की अध्यक्ष आकांक्षा आजाद उपस्थित हैं। भगत सिंह छात्र मोर्चा के पूर्व सचिव रितेश विद्यार्थी जी उपस्थित हैं और हम लोगों के बीच हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के बुजुर्ग, हम लोगों के अगुआ साथी चौथीराम सर जी उपस्थित हैं, जो बीएचयू में प्रोफेसर भी रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हैं और हर तरह के प्रगतिशील और सामाजिक संघर्षों में निरंतर उपस्थित रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये बीएचयू में वो कौन लोग हैं और क्यों उनको ब्राह्मणवाद के विनाश से, मनुवाद के विनाश से, जात के विनाश से क्या दिक्कतें हैं। इन चीजों पर हम बातचीत शुरू करें, इससे पहले मैं साथी आकांक्षा से चाहूंगा कि पूरा घटनाक्रम क्या है। कम से कम ये अंबेडकर जयंती और राहुल संकीर्तन की पूर्ण स्मृति और उस दौरान जुलूस और आज तक, अभी साथी एक प्रदर्शन से ही यहाँ पर आए हैं, मैं वो देख भी रहा था। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है, इसका थोड़ा संक्षिप्त में अगर दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, जो लोग परिचित नहीं है उनके लिए अगर रखें तो फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। साथी आकांक्षा। सबसे पहले तो मैं जनचौक की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी ये इस तरह का डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये जो चर्चा चल रही है। तो मैं दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि ये घटना की शुरुआत कैसे होती है। तो जैसा 14 अप्रैल को हम लोग हर बार अंबेडकर जयंती मनाते हैं, उस दिन राहुल संकीर्तन की स्मृति दिवस भी है। तो हमने उसकी पूर्व संध्या यानी 13 अप्रैल को एक साइकिल मार्च रखा था, जिसके पोस्टर में हम लोगों ने लिखा था कि जातिवाद को ध्वस्त करो, ब्राह्मणवाद को ध्वस्त करो। ये नारे के साथ हमने वो पोस्टर रिलीज किया था। तो हमारे सब सदस्यों ने इसको शेयर किया। तो इस पोस्टर को देख करके तो सबसे पहले 2 लोगों ने धमकी देना हम लोगों को शुरुआत किया। सबसे पहले उनमें एक थे संतोष त्रिपाठी, जो लॉ फैकल्टी के यही स्टूडेंट हैं। उन्होंने धमकी दिया, योगेश को फोन करके उसके साथ गाली गलौज करके उठवा लेने की धमकी दी। उसके बाद बीए सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट है श्वेतम उपाध्याय, उन्होंने भी फिर धमकी दी और संगठन को और सदस्य योगेश को देख लेने की धमकी दी। तो इसके तुरंत बाद हमने क्या किया कि उन्होंने ब्राह्मणवाद पे धमकी दिया था हमको, इस पे आपत्ति करते हुए। तो हमने सबसे पहले एक ब्राह्मणवाद पे अपना स्टैंड रखते हुए कि हम ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मणवाद मतलब सिर्फ ब्राह्मणों की बुराई नहीं है या उनको ही टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये जो पूरी ऊंच नीच की जाति व्यवस्था, जो जन्म से आधारित जाति व्यवस्था है और जो छुआछूत की भावना है जो पूरे समाज में व्याप्त है, इसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं और इसके खिलाफ हम संघर्ष करते हैं, अपील करते हैं लोगों को इसको खत्म की जाए।
और हमने इसके बाद बीएचयू प्रशासन को एक तहरीर भी दी थी कि हमें धमकी मिल रही, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन बीएचयू प्रशासन का जिस तरह का हमेशा ढीला रवैया रहता है, तो उसके अगले दिन ही 22 तारीख को योगेश जो हमारे सदस्य हैं उनके साथ सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर, मतलब सोचने वाली बात है कि सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ इतने सारे गार्ड्स रहते हैं, एक मुख्य जगह है बीएचयू का, वहां पे उनके साथ मारपीट की जाती है। और जब हम फिर से हमने धरना दिया बीएचयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस पे, तो भी उनका रवैया कोई खास संवेदनशील हमारे प्रति नहीं था कि बीएचयू के स्टूडेंट्स के ऊपर ही एक दूसरे पक्ष द्वारा हमला किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, एक जेन्युइन मांग के कारण। एटलीस्ट ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी आजादी है कि हम अपनी बात रख पाए। इस पे हमला देखते हुए भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोगों ने धरना दिया, वहां कई घंटे तक धरना दिया, लेकिन हम लोगों को उस तरह से एफआईआर करने के लिए हम लोगों ने मांग की कि एफआईआर कराया जाए, बीएचयू प्रशासन स्वयं जाकर के लंका थाने पे एफआईआर किया जाए, कराए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक उसके अगले दिन रात में करीब 23 अप्रैल को एक दूसरे सदस्य हमारे हैं अमन जब लंका गेट से मधुबन की ओर साइकिल से अकेले अपने रूम की ओर बढ़ रहे थे 9:30 के करीब, तो करीब 20-25 की संख्या में लड़के गुंडे अपराधी बाइक में आते हैं और उनको उठा करके ले जाते, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं, और उसके बाद गाली गलौज करते हुए बिरला हॉस्टल ले जाते, बिरला ए में 121 रूम नंबर में उन्हें ले जाया जाता है, उन्हें कट्टा दिखाकर जान मारने की धमकी दी जाती है और उनके साथ मारपीट की जाती है। जैसे हम लोगों को खबर लगी 10 साढ़े 10 के आसपास, तो हमने तुरंत बीएचयू प्रशासन यानी प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस पे फिर से धरना दिया, और रात के 2-2:30-1 बजे के करीब हमको लगता है कि बीएचयू प्रशासन ने सिग्नेचर किया हमारे तहरीर पे और वो फॉरवर्ड किया लंका थाना के लिए कि एफआईआर दर्ज हो। उसके तुरंत बाद हमने लंका थाना में जाकर के तहरीर दी कि ये बीएचयू प्रशासन की तरफ से फॉरवर्डेड लेटर है कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन आज 28 तारीख तक बीएचयू प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही लंका थाना ने इस मामले पे एफआईआर किया है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन आज तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, और यूं कह ले कि पूरी तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। दूसरी बात फिर कि कल रात की घटना है, आज सुबह हम लोगों ने देखा कि बीएचयू की दीवारों पे कई नारे लगे हैं, जिसमें ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए लिखा है, कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। तो जिन लोगों के खिलाफ हमने ये तहरीर दी थी कि ये लोग जो है हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरा मुद्दा है, जो मुद्दा था उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने सुबह में जा करके ये बीएचयू प्रशासन को तहरीर दी, उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि हम लोगों ने दिन में ये सूचना उनको दे दी गई थी कि हमारे खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार चल रहा है। तो ये शुरुआत से ये रहा कि बीएचयू प्रशासन जो है उन्हें लगातार एक तो संरक्षण दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हफ्ते भर हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन कैंपस में होता है, जब भी कोई आंदोलन होता है, तो तुरंत बीएचयू प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जाता है। तो इतनी तत्कालिकता बाकी कामों में बीएचयू प्रशासन की तरफ से नहीं दिखती है, ना अधिकारियों की तरफ से दिखती है। अभी तक किसी अधिकारी की तरफ से ना हमें सुरक्षा प्रदान की गई है। लगातार हमारे सदस्यों के साथ हमें धमकी दी जा रही है। कुछ जो ये लंपट लोग हैं वो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से बीसीएम के और लोगों को भी टारगेट किया जाए। तो आज तक नारे और ये एफआईआर ये सब के बाद हम लोगों ने आज एक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया इसके खिलाफ। बनारस के अन्य संगठनों के साथ हमने मिलकर के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया पुलिस पे दबाव बनाने के लिए कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जो ये मामला है पूरा उसको सुने, वरना हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यही चेतावनी आज हमने अपने प्रोटेस्ट में भी दी है। साथ में यहाँ के जो अधिकारी है उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है सारे संगठनों के साथ मिलकर के, जिसमें कई संगठन शामिल थे और भी अन्य जो लगाए थे उनके हस्ताक्षर के साथ हमने वो ज्ञापन उनको सौंपा है। रितेश, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में? जी बस मैं ये जोड़ना चाहूंगा। जी मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। हाँ, मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये जो रात में कल कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है, ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पे, इस तरीके के और बहुत से नारे लिखे गए, वो भी बीसीएम के नाम से। ये सीधे तौर पे मामले को डाइवर्ट करके और जेएनयू की तरह इसको एंटी नेशनल का रूप देना कि कश्मीर और ये सारी बातें हो रही हैं ब्राह्मणों के खिलाफ हो रही हैं, यानी जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो एक संघर्ष चल रहा था और उस मुद्दे को जो लेकर बीसीएम ने आवाज उठाया और उठा रहा है फेसबुक पोस्ट लेख, उससे डाइवर्ट करके इसको एंटी नेशनल की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है।
ये मैं कहूंगा, बाकी आप मुझे अवसर देंगे तो मैं और विस्तार से। अरे रितेश, एक चीज लग रही है कि ये जो अभी ये नारे आए हैं कि कश्मीर, अरे एंटी नेशनल, अरे कश्मीर का प्रसंग ला करके, या अगर ब्राह्मणों के विनाश का प्रश्न ला करके, ये पूरे आंदोलन को बदनाम करके और एक खास तरह की पृष्ठभूमि तो नहीं बनाई जा रही है भविष्य में कुछ कार्रवाइयों की और हमलों की, आकांक्षा? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। मतलब एक खास तरह का सेंटिमेंट इस ये सरकार, ये फांसीवादी फैसिस्ट सरकार द्वारा ऑलरेडी बनाया गया है कश्मीर के नाम पे या आरएसएस के नाम पे। तो खास तौर पे इन्हीं नारों को क्यों चुना गया कि लोगों का सेंटिमेंट कश्मीर से जुड़ा है। जैसे हम कश्मीर की बात बीसीएम के माध्यम से करेंगे तो सारे लोग बीसीएम के विरुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, हमने आज तक कभी भी किसी भी एक जाति को टारगेट करके इस तरह के नारे नहीं लगाए हैं। तो ये जो एक जो बैकग्राउंड इस सरकार द्वारा, उसके चेले चपाटे और पूरे व्यवस्था द्वारा, ये सिस्टम द्वारा जो तय किया गया है, जो बनाया गया है लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, जो कश्मीर का सेंटिमेंट बनाया गया, जो हिंदू मुस्लिम का सेंटिमेंट बनाया गया, उसी को भुनाने के लिए, बीसीएम को उससे अटैच करने के लिए कि ये कश्मीर के समर्थक है, या कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती है उसके समर्थक है, इस तरह का एक बना करके, नैरेटिव बना करके हमें हमारे खिलाफ वो तैयार किया जा रहा है कि लोग इससे जुड़े ना, इनको माने कि ये कश्मीर में जो हो रहा है उसके समर्थक है, तो उससे आधे बच्चे ऐसे ही दूर हो जाए, हमारे जो जन समर्थन है वो कम हो जाए, या ब्राह्मणों को टैग कर दे तो जितने इस कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं वो पीछे हट जाए कि ये तो हमें खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो एक जो नैरेटिव ऑलरेडी सेट है उसमें बीसीएम को ला करके रख दिया गया बीच में, ताकि जो हमारा जन समर्थन है, हम लोगों के बीच में काम करते हैं, तो हमें उसका एक्सेप्टेंस ही ना हो, बीसीएम का एक्सेप्टेंस ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो इसलिए इस तरह का नैरेटिव को गढ़ा पहले भी गया है और अभी भी उसको यूज किया जा रहा है। ज्योतिराम सर, आप लंबे समय से बीएचयू को, बनारस की इस पूरी राजनीति को, भगत सिंह छात्र मोर्चे के संघर्षों को और प्रगतिशील संगठनों के अन्य छात्रों के संघर्षों के, और वहां पर जो सवर्ण लॉबी है वो कभी एबीवीपी के नाम पर, कभी मुसलमान विरोध के नाम पर, कभी आजकल इफ्तार पार्टी का विरोध भी शायद वहीं चल रहा है, मैंने यार, या कभी मुस्लिम शिक्षक संस्कृत विभाग में नियुक्त हो गया तो उसके विरोध के नाम पर, ये आज ये जो हालिया कल का ये घटनाक्रम है, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और आयुष संकृत्यायन की पुण्यतिथि के बाद जो घटनाक्रम हुआ, इस पूरे को कैसे देखते हैं सर, ज्योतिराम सर? हाँ, देखिए, ये घटना जो हुई है, हमें तो कल आकांक्षा ने फोन करके बताया और उसके बाद थोड़ी जानकारी हमने देखा। ये पूरी तरह से संघियों के गिरफ्त में है बीएचयू। उसमें एबीपी जो है वो लड़के उसके बराबर करते रहे हैं, कई बार झड़प भी हुई है। भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्र हमेशा बहुत ही अग्रेसिव रहे हैं, हर तरह से अपनी बातें रखते रहे हैं, और उसमें और भी लोग जुड़े होते रहे हैं। ये नैरेटिव तो रहेंगे। देखिए, वो जब बीएचयू प्रशासन की भी भगत है, विजय सरकार की ओर से सब कुछ है, आप सरकार को जान ही रहे हैं, देश में सब बुलडोजर का एक चल रहा है, और जो जहां भी मिले वो उनकी बातों का विरोध करता हुआ पाया जाए उसको तत्काल उसके साथ एक्शन लिया जाए, चाहे एफआईआर किया जाए या मुकदमे लगाया जाए। इस तरह के उनके नैरेटिव तो सरकार की ओर से मिलते हैं। उन पर की कोई स्थिति नहीं है। सब जो है संघियों के द्वारा हो रहा होगा। विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, लड़के अगर कर रहे होंगे तो वे होंगे, बाकी तो संघ के तमाम लोग हैं। और इस समय तो पूरा जो अध्यापक संघ है, जो हमारे कुछ पता करना बड़ा मुश्किल है कौन संघ का नहीं है। हमारे जो उदारवादी रहे हैं वे भी अब इस समय देखते हैं तो वर्ण और जात में घुसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीएचयू की स्थिति बहुत ही अजीब किस्म की हो गई है। यानी ये उनको जो चिढ़ है अंबेडकर की जयंती से नहीं रही होगी, राहुल संकृत्यायन से भी नहीं, जो ब्राह्मणवाद का हमें एक शब्द मिल गया उस शब्द पर कर रहे हैं। हम लोग जब होता था तो किसी को समझाते थे कि ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण जात से कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जो उच्च नीच के भेदभाव को स्वीकारती है, जात व्यवस्था को स्वीकारती है और छोटे बड़े के भेदभाव को मानती है। वह विचारधारा जो होती है उसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं या ब्राह्मणवाद कहते हैं। जो और जाति का नहीं, उस विचारधारा को मानने वाला कोई भी हो वह ब्राह्मणवादी है, चाहे वह दलित ही क्यों न हो, वह भी ब्राह्मणवादी है या ब्राह्मण हो। तो यह तो एक क्या रहा है।
और इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो हमारे ब्राह्मणवादी आचार्यों ने बहुत जम के लड़ाई लड़ी है ना। यह जो बहुत दार्शनिक रहे, दिगनाग, धर्मकील, दर्शघोष, ये सारे के सारे ब्राह्मण ही रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाई है उन्होंने जिस तरह से हमारे इतिहास में है। तो वे न इतिहास जानते हैं, न उसको यह जानना चाहेंगे, ब्राह्मणवाद को भी वो नहीं जानते कि ब्राह्मणवाद क्या चीज है। उससे उनको ब्राह्मण का एहसास होता है कि ब्राह्मणों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और न भी एहसास होता हो, कुछ उसके माने जानते भी हो, तब भी वह ब्राह्मण से जोड़ करके कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि इससे इनका जो FIR नहीं दर्ज किया जा रहा है, लंका थाने नहीं कर रहा है, तो वह किसी की हिम्मत नहीं है। आप देख लीजिए पूरे देश में, क्या पूरे प्रांत में, हमारे यहाँ यूपी में तो है ही है, थाना हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, अगर उसमें से ऊपरी शासन का हाथ नहीं है तो वह अपने आप नहीं कुछ करेगा वहां से। तो यह उसके चंगुल में है, कहीं कहीं उसका इशारा होगा, क्योंकि उन्होंने देखा होगा ब्राह्मणवाद के नारे लगा रहे थे, जातिवाद के नारे लगा रहे थे, उसके लिए इतना ही समय काफी हो गया। इस समय स्थितियां बहुत भयावह हैं। वह अपने पूरे तैयारी में है, वह 24 की तैयारी कर रहे हैं, और वह नहीं चाहते कि उनके खिलाफ या उनकी रंग से लेकर के कोई आवाज आए। तो यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इसको गंभीरता के साथ वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कश्मीर के साथ जोड़ दिया ना, तो कश्मीर के समर्थक हैं, पाकिस्तान का समर्थक अब तक कहा जाता था, पाकिस्तान के समर्थक हैं, अब कश्मीर के समर्थक हैं। सेंटीमेंट उभारने के लिए जनता के बीच में कि हमने वो किया था, हिंदू मुस्लिम का खेल जो उनका है, राजनैतिक स्तर का खेल है, वह इस तरह के विद्यार्थियों के मामले में भी उसको नैरेटिव को करने के लिए बना दिया गया। कश्मीर के समर्थक हैं, और जो सवर्णवाद वर्चस्व है, उस सवर्ण वर्चस्व को सेंटीमेंट उभारने के लिए कि लोग कश्मीर के समर्थक हैं, उनके समर्थन में रहते वाले हैं। और भगत सिंह छात्र मोर्चा क्योंकि प्रगतिशील मोर्चा है, वामपंथी मोर्चा है, इस ढंग का वह जानते हैं, और वामपंथ के नाम पर छिड़े हुए हैं, उसको हमने खत्म कर दिया, उसकी पैरा मिटा दी है, फिर भी ऐसी से उठा रहे हैं। तो वो ना तो इनका FIR दर्ज हो, अगर FIR दर्ज नहीं होता है, उसमें से कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वह अपने नैरेटिव गढ़ करके उन पर आरोप लगा करके उसके खिलाफ भी अपना वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसा बताने से लग रहा है। जो नारे लिखे जा रहे हैं, जिनका दुष्प्रचार हो रहा है, अपनी गलत बात को सही बात साबित करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार वो कर रहे होंगे। हमें क्या करना चाहिए, किस रूप में उसका वो होना चाहिए, अब इसके लिए तो कोई यानी हमें कोई उसमें से सहारा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। हम अपनी बात रखें या नारेबाजी करें या धरना दे, प्रदर्शन दे, जब उसका कोई मतलब नहीं हुआ, 13 तारीख की घटना बता दे 14 की, और अभी तक इसमें से कुछ नहीं हुआ, तो इस पर क्या किया जाए, आप इसको डांटिए, आप भी उसमें सोच के बताएं, क्योंकि वह अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहते हैं। तो दीवारों पर नारे लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कहीं कहीं इन बच्चों को उसमें से इनके ऊपर आरोप लगा रहे होंगे, उनको अपनी गिरफ्त में ले रहे होंगे कि इन्हीं के ऊपर मुकदमा, FD के ऊपर FIR हो, में दिया जाए। यह जो रितेश, ये जो BHU के छात्र संगठन है, अरे जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, या अन्य छात्र संगठन है, या जो वहाँ का छात्र संघ है, या वहाँ का जो शिक्षक संघ है, उनकी भूमिका को वो कैसे, अपनी भूमिका क्या कर रहे हैं वहां पर, इस पूरे मामले में उनका क्या रोल दिखाई दे रहा है? रितेश, रितेश आवाज नहीं जा रही है? हेलो सर, उनका माइक म्यूट है। हेलो जी माइक म्यूट हो गया था, आवाज आ रही? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आवाज गई। जी हेलो, कि जो BHU के अन्य छात्र संगठन है, जैसे ABVP है, विद्यार्थी परिषद है, या अन्य छात्र संगठन है, या छात्र संघ है, या शिक्षक संघ है, इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका? जी, यहाँ पे शिक्षक संघ का रवैया बहुत खराब है। तो यहाँ पे उस तरीके का कोई छात्र संघ और शिक्षक संघ का मंच भी नहीं है, लेकिन जो बहुत से शिक्षक हैं, उनमें से ढेर सारे जो जनवादी और सामाजिक न्यायवादी भी माने जाते हैं, उनका रुख भी बहुत खराब है। वो कहने में कुछ है और करने में कुछ है। जब जमीन पे संघर्ष हो रहा है, छात्रों का एक समूह ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा है, उनका दमन हो रहा है, तो कोई भी शिक्षक जो है बोलने के लिए तैयार नहीं। कल जब मैंने फेसबुक पोस्ट डाला था, तो उसमें हमने कुछ शिक्षकों को भी टैग किया था, लेकिन कोई शिक्षक जो है एक लाइन कमेंट में भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ।
दूसरी तरफ जो है एबीवीपी को विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। तो इसमें यही है कि छात्रों को, इस तरह के प्रगतिशील जो छात्र संगठन है, उनको अपने दम पे ही खड़ा रहना पड़ रहा है, और बाकी जो अदर जनवादी छात्र संगठन है वो लोग जरूर समर्थन में आए हैं। आज भी वो कार्यक्रम में आए थे। चौथीराम सर जैसे बुद्धिजीवी हैं, कैंपस में प्रमोद बागड़े हैं, ये लोग, कुछ लोग हैं, चंद लोग जो थोड़ा इन चीजों के खिलाफ बोलते हैं, समर्थन करते हैं, आवाज उठाते हैं। आकांक्षा, एक प्रश्न ये है कि जैसे बीएचयू में पहले भी आप लोगों के ऊपर पूरा जो दबाव बनता रहा है, इसमें एबीवीपी क्या जो वही लोग हैं जो कभी सांप्रदायिक रूप में दिखते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वही लोग हैं जो कभी मनुवाद और ब्राह्मणवाद की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, कभी वही लोग हैं जो लेफ्ट की, ये वही एक ही शक्तियां हैं कि अलग अलग? सर जैसे हाँ हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ये वही शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप में अलग अलग जगह नजर आती हैं। जैसे जब योगी दोबारा से सत्ता में आए हैं, उसके बाद से ये चीजें कैंपस में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, जो हमारा अनुभव लगातार हो रहा है। जब भी हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो बहुत भारी संख्या में पुलिस रहती है, और वो पुलिस हम लोगों के साथ गाली गलौज करती है। बड़े बड़े अधिकारियों को आप सुन लेंगे वहां पे कि जो आंदोलन कर्मी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र छात्रा, उसको उनसे बहुत बदतमीजी से बात करती है। ये अभी हाल की घटना है कि कैंपस के अंदर भी हम लोगों को मार्च निकालने के लिए ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस से परमिशन लीजिए, जबकि इसके पहले तक कभी हम लोग कैंपस के अंदर किसी भी रूप में परमिशन पुलिस से नहीं लेते थे। यहाँ विश्वनाथ मंदिर है कैंपस में, उससे मार्च निकालने के लिए हम लोगों को नोटिस आ गए थे कि आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, आपने पुलिस से परमिशन नहीं लिए। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि हम कैंपस के अंदर क्यों परमिशन लेंगे पुलिस से, जब लंका गेट के बाहर जाते हैं तो उस वक्त भी बहाना दिया जाता है कि पहले परमिशन लीजिए, धारा 144 लगी हुई है। तो ये दमन जो लगातार पुलिस की तरफ से भी बढ़ा है, और इस तरह के जो सोच मानसिकता वाले ब्राह्मणवादी लोग कह ले, मनुवादी लोग कह ले, इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये ब्राह्मणवाद शब्द हम लोग लगातार पहले भी यूज करते रहे हैं, जब से हम लोग कैंपस में हैं। अंबेडकर पे कार्यक्रम हम लोगों ने हर साल लिया है, उनके इस तरह के कई लोगों के कार्यक्रम लिए हैं जिसपे ब्राह्मणवाद पे हमने चोट की है। लेकिन ये इस तरह से अचानक इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, इनसे संरक्षण प्राप्त लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश भी किया गया है ताकि वो इस तरह की विचारधारा की गिरफ्त में आए और उसके बाद लंपट बने, गुंडे बने, अपराधी बने, अपराध करें। तो ये लगातार ऐसा हो रहा है कि संख्या बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे एक पूरी लॉबी लगी है। अगर वास्तव में कहें, ये एक दो लोगों का काम नहीं है कि एक दो लंपट जो है वो ऐसा कर दे रहे हैं। इसके पीछे लंबे लंबे कई प्रोफेसर होंगे, आरएसएस की पूरी टीम होगी, जितने ब्राह्मणवादी सोच विचारधारा के लोग हैं, उसके पूरी प्लानिंग के तहत ये हो रही है। ये अचानक नहीं हुआ है कि जा करके उन्होंने ये कश्मीर का नारा लिख दिया। कश्मीर की जगह कोई और नारा क्यों नहीं लिखा, या आरएसएस का नारा क्यों नहीं लिखा? तो आरएसएस की पकड़ अभी यहाँ, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो ऑलरेडी आरएसएस की पकड़ बनी है, उसको दिखाने के लिए कि ये बीसीएम जो आरएसएस का विरोध करता है, तो जो लोगों के बीच में हमारी एक्सेप्टेंस है वो कम हो जाए, या कश्मीर का यूज करें तो एक्सेप्टेंस कम हो जाए। तो ये विचारधारा के तहत ही ये लोग कर रहे हैं, और इसके पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। पहले तो ये कुछ लोगों ने आपत्ति किया या मारपीट में शामिल रहे, लेकिन अब जो है वो, क्योंकि बीसीएम एक वामपंथी संगठन, एक प्रगतिशील संगठन है, तो इसको टारगेट करने के लिए इससे बढ़िया मौका किसी और को, ब्राह्मणवादी लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए वो पूरी तरीके से साजिश रच के ऐसा काम कर रहे हैं। अभी हम इसी तरह से बात कर ले तो जो इफ्तार पार्टी कल हुई, सुधीर जैन सर जो वाइस चांसलर है, उन्होंने इफ्तार पार्टी दी है। तो ऐसा नहीं है कि बीएचयू में पहली बार कोई इफ्तार पार्टी हो रहा है, इसके पहले भी कई बार आयोजन किया गया। और जब सुधीर जैन सर मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, विश्वनाथ मंदिर में या बनारस के अन्य मंदिरों में, तो वो इफ्तार पार्टी क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या एक वाइस चांसलर जो एक धर्म को मानते हैं या उसको उसका क्या कह ले कि शामिल हो रहे हैं, तो दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने में ऐसी क्या आपत्ति है? तो ये सीधे तौर पे समझ में आता है कि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो है वो यूनिवर्सिटियों में खास तौर पे स्थापित किया जा रहा है। जैसे आप जेएनयू का मामला देख ले कि जो नॉनवेज को लेकर के पूरी तरीके से एक माहौल बनाया गया, उसी तरह का माहौल बीएचयू में, उसी तरह का माहौल जामिया में, उसी तरह का माहौल एएमयू में, हर जगह ये लगातार बनाया जा रहा है। मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा है, योगी सरकार का एक बड़ा एजेंडा है कि यूनिवर्सिटी में धावा बोलो। अगर वहां आप अपने विचार डाल देते हैं, अपने विचार लोगों में फैला देते हैं, तो एक साथ आप हजारों की संख्या को टारगेट कर सकते हैं।
तो ये पूरी लॉबी है, ये पूरा सिस्टम बन गया है जो लगातार हम जैसे प्रगतिशील लोगों को किसी न किसी रूप में टारगेट कर रहा है। ब्राह्मणवाद शब्द उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि इससे हम ब्राह्मणों के सेंटिमेंट जोड़ लेंगे, विषम के खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो ये लगातार उनकी संख्या में इजाफा हुआ। और मेन बात है कि पुलिस प्रशासन की भी मानसिकता वही है, स्टेट का अंग है तो वही उनकी मानसिकता है। तो संरक्षण जो उनको प्राप्त हो रहा है, वरना अगर पहले दिन जब हमने धमकी दी थी, मतलब जब हमें धमकी दिया गया था, हमने कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दिया, तभी अगर कोई कार्रवाई हो गई होती, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से और एफआईआर के लिए लंका थाना एफआईआर दर्ज कर दी हो गई होती, दर्ज कर दिया, तो इतना बड़ा मामला नहीं बनता। लेकिन प्रशासन भी इन्वॉल्व है, और बीएचयू प्रशासन भी और लंका थाना प्रशासन भी, पूरा वाराणसी की पुलिस कर ले या ऊपर तक कह ले, क्योंकि ये मामला जितना हाइप हो चुका है, आज नारे लिखने के बाद इतना मामला ये बढ़ चुका है, नेशनल टेलीविजन में आ रहा है। तो इसमें सीधे समझ आया कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, पूरी लॉबी इन्वॉल्व है, एबीवीपी इन्वॉल्व है, आरएसएस इन्वॉल्व है। तो मेरा तो ये स्पष्ट मानना है। रितेश, आपने अपने पोस्ट में लिखा कि ये आरक्षण वाले हैं, ये मैंने आपको बहुत सारी बातें आरक्षण के संदर्भ में सुननी पड़ी, जरा वो बताएंगे कि क्या मामला था? जी, जब योगेश को हॉस्टल में मारा जा रहा था तो उसको यह कह के मारा जा रहा था कि तुम जो है आरक्षण से आए हो और आरक्षण से आके तुम लोग जो है यहाँ पे ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हो, ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बना रहे हो। मैं इसमें ये उसके पीछे की जो सोच है मैं उस पर थोड़ा कहना चाहूंगा कि इनको पता है कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में क्या फर्क है, लेकिन चूंकि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद विरोधी जो नारे और संघर्ष हो रहे हैं, इसे जो हिंदुत्व की सांप्रदायिक राजनीति है कि उसको चोट पहुंच रही, क्योंकि हिंदुत्व की आड़ में, हिंदू के आड़ में ये दलितों, पिछड़ों, उन वर्गों को भी जिनको सदियों से, हजारों साल से जिनका इन्होंने शोषण उत्पीड़न किया है, उनको हिंदू के नाम पे गोलबंद करके मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। जब ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष होता है तो दलित पिछड़े एकजुट होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद और सवर्ण वर्चस्व को झेल रहे होते हैं। तो इस नारे से इनकी जो पूरी सवर्ण वर्चस्व और ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरमरा, मतलब उसको एक धक्का लगता है। इस वजह से ये लोग जो है बौखलाए हुए हैं और इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद इनके खिलाफ जा रहा है, इनकी राजनीति के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के विरोध में यदि जनता की चेतना बने तो वो कश्मीर और जो है ब्राह्मण और एंटी नेशनल, इस तरीके के जो मुद्दों को ये लोग ला रहे हैं। दूसरी बात, अंबेडकर के साथ आप देख रहे हैं कि गोलवलकर और सावरकर के साथ लगातार अंबेडकर का फोटो लगा के इनको अपने वोट बैंक के रूप में या दलित जनता को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ पुरजोर ढंग से अंबेडकर ने बोला, लिखा और उसको स्थापित किया। तो ऐसे में जो है फिर इनको ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है यदि वो अंबेडकर को अपना रहे हैं तो साफ है कि इनका जो एजेंडा है हिंदुत्व का एजेंडा, उसमें वो एक ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्ष और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा एक बाधक बन के खड़ा है। इस वजह से जो है ये लोग बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। मीडिया, जी न्यूज, न्यूज नेशन, इस तरह के तमाम चैनल जो है लगातार आक्रामक ढंग से इसको दिखा रहे हैं कि कश्मीर के पक्ष में यहाँ पे नारे लिखाए जा रहे हैं, भाषण किए जा रहे हैं। तो हम तो ये हमारा कहना है कि इसके खिलाफ हम लोग इस मुद्दे पे फोकस करके इस संघर्ष को जितना आगे बढ़ाएंगे, ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्ष को लेकर आम जनता को, प्रगतिशील लोगों को एकजुट करेंगे तो इनके हिंदुत्व की राजनीति को भी पीछे धक्का दिया जा सकता है। रितेश, आपके पोस्ट से एक बात समझ लगी कि क्या वो, मैं ऐसा सोचना सच होगा कि आप लोगों ने उसमें कोई, उस पोस्टर में या साइकिल जुलूस में कोई आरक्षण पर बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मान लिया कि आरक्षण वाले ही होंगे, यानी जो ब्राह्मणवाद के विनाश की बात कर रहा है या वो जात के विनाश की बात कर रहा है तो वो आरक्षण वाला ही होगा। ये मतलब एक पुरजोर मानसिकता भी तो दिख रही थी ना, जो आपके पोस्ट से मतलब झलकती है। जी जी बिल्कुल, योगेश ने से ये बात की जानी चाहिए कि और तमाम जो लड़के वहां पे मौजूद थे, हालांकि आपको मैं बता दूं कि योगेश जो है शेड्यूल कास्ट से नहीं आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में हो सकता है, हमें से बहुत से ऐसे साथी हैं जो सवर्ण समाज में पैदा हुए हैं लेकिन क्रांतिकारी प्रगतिशील सोच के ब्राह्मणवाद विरोधी, लेकिन इनको ये समझ में आता है कि ये सारे जो है जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं ये आरक्षण वाले हैं और आरक्षण के खिलाफ जो इनके अंदर जो जहर भरा हुआ है, निश्चित रूप से इसको देखा जा सकता है। और इसको कई जगह पे जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना और आरक्षण से तुम लोग आए हो, यानी आरक्षण को ये समझते हैं कि ये खैरात है, यानी जो पूरा प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई है
वो उस पे एक अटैक है। और हम आए दिन देख रहे हैं कि तमाम जगहों पे इन किन प्रकार आरक्षण पे हमले किए जा रहे हैं और आरक्षण की सुविधा से लोगों को वंचित किया जा रहा है। साथी आकांक्षा और रितेश जी, आप और आपकी पूरी टीम भगत सिंह छात्र मोर्चा, मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि जिस मजबूती से वो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं और जितने दबावों के बीच संघर्ष कर रहे हैं, ये केवल कुछ छात्रों का दबाव या ये बीबीपी का दबाव नहीं है, पुलिस प्रशासन का भी दबाव है और शिक्षकों के तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, और एक सामाजिक दबाव है। इनके बीच आप एक प्रतिरोध की बनारस में लंबे समय से आवाज बने हुए हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी मैंने देखा आप लोगों की जो भूमिका रही, उसके पहले जो भी देश में घटनाएं होती हैं। लेकिन मैं ये आप जानना चाहता हूं, आप लोगों की हौसला अफजाई करते हुए भी, कि इतने दबावों को झेलते हुए, इतने तरह के दबावों को झेलते हुए, इतने तरह की चुनौतियों का, जिसमें डंडा भी है, लाठी भी है, कट्टा भी है, और स्टेट के बाहर की भी फोर्स है और स्टेट की भी पुलिसिया फोर्स भी है, ये इन सब चीजों को आपको झेलने का इतना जज्बा कैसे पैदा होता है, और वो आपके साथी इतनी मजबूती के साथ कैसे खड़े हैं? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है। इस पर आप लोग कुछ रखना चाहेंगे साथी आकांक्षा? हाँ सर जी, तो जैसे ये आप कह रहे हैं कि ये जज्बा आकांक्षा, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलो। हाँ जी, आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। जी जी, तो सर हाँ, आपका आ जैसे रही है, आ सवाल रही था है। कि इतने जी जी। दमन के बावजूद, इतने क्या कहे, इस तरह की स्थिति होने के बावजूद आप लोगों में ये जज्बा कहाँ से आता है? तो सर ये जज्बा जो है वो विचार और संगठन से ही आता है। मतलब जब हम लोग विश्वविद्यालय में नहीं थे, संगठन से नहीं जुड़े थे, तो हम भी एक समान व्यक्ति की तरह थे कि हाँ ये जात पात जो है वो सही है, या हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में फंसे रहना, इस तरह की चीजें जो उस वक्त थी वो हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन जब हम संगठन से जुड़े तो ये विचार जो है वो हमें असली ताकत देते हैं। हर वक्त समाज में कुछ समाज को आगे ले जाने वाले और पीछे लाने वाले दोनों दोनों तत्व मौजूद रहते हैं हर वक्त, हर समय। जब कुछ लोग हम लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं, जो ये अंबेडकर को मना करके, भगत सिंह को याद करके, उनकी विरासत को संभाल करके, तो वहाँ आरएसएस वाले लोग हैं जो सावरकर और गोलवरकर को मान के भारत को एक पीछे धकेलने की कोशिश में। तो ये जब हम जानते हैं कि संगठन हमारे लिए खड़ा है, जब हम संगठन को अपना समय दे रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो संगठन भी पलट करके हमारे साथ है कि कोई दमन होता है तो संगठन हमारे लिए लड़ेगा। उसके लोग जो है, हमारे जो सदस्य हैं, वो हमारे लिए लड़ेंगे। एक दूसरे के लिए हम संघर्ष करते हैं। ये जो हमला है वो हमारे संगठन पे, हमारे विचार पे, तो हम सब एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। तो यही एकजुटता जो है वो हमारे विचार से आती है। ये ताकत भी हमें संगठन से ही मिलता है, विचार से ही मिलता है। इसीलिए जितने भी तरह के दमन होते हैं, चाहे वो जेल जाना हो, तमाम तरह के नोटिस हो, बीएचयू प्रशासन की तरफ से नोटिस हो, इतनी भारी संख्या में पुलिस अधिकारी सब मौजूद रहते हैं, लेकिन जो हमारी विचार की ताकत है, जो उससे मजबूती हमें मिलती है। जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए हंसते हंसते, उन्होंने अपने समाज के लिए, भारत के लिए इतना कुछ किया, तो हम जैसे युवा जो एक प्रिविलेज जगह पे पढ़ रहे हैं, एक बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रहे हैं, तो हम क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं? तो इन्हीं सब कारणों से जो सब लोगों का संघर्ष रहा, अम्बेडकर का संघर्ष रहा, भगत सिंह का रहा, सावित्रीबाई फुले का रहा, फातिमा शेख का रहा, सब जो लोगों का जो संघर्ष है, उसी के दम पे हमें ये मजबूती, ये जज्बा मिलता है। और इसीलिए हम लगातार लड़ाई, हर तरह की लड़ाइयाँ हर ओर लड़ पा रहे हैं। ज्योतिराम सर, बहुत ही संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा बनारस और खास करके बीएचयू पर ये जो लगातार आरएसएस और दक्षिणपंथी ताकतों का ये वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और इसमें जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सारे तथाकथित प्रगतिशील और जनवादी लोग भी या तो चुप्पी लगाए हुए हैं या उस गोल की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं। इस ऐसे में बीएचयू का नागरिक समाज क्या कर सकता है? आप भी चूंकि अब नागरिक समाज के ही एक तरह से हिस्से बन गए हैं, बड़ा ही संक्षेप में जानना चाहता हूं कि इस दिशा में भगत सिंह छात्र मोर्चा या ऐसे और भी जो साथी हैं और संगठन है, उनके साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है, उनकी ताकत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसमें नागरिक समाज क्या कर सकता है? देखिए, ये इसमें की जो स्थितियां हैं बिल्कुल बदली हुई है। जब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के इन्होंने जीता है, और यह मान के चल रहे हैं कि हमारा वर्चस्व कायम हो गया है, क्योंकि यूपी का चुनाव उनके लिए केंद्र में जाने की एक बड़ी तैयारी थी। अगर यह यूपी हम जीत लेते हैं तो
2024 का इलेक्शन केंद्र में भी जीत जाए। इतनी सख्ती के साथ ये लोग पेश आ रहे हैं, यह अपने हिंदुत्व का वह सीधे सीधे लागू किया जा रहा है। बुलडोजर की बात आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ लेकर के चल रहा है कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से एक दोनों हाथ कटे हुए मुसलमान को जो है कराटे के पत्थर फेंक रहा था मस्जिद में, और वहां से लेकर के उसकी घुमती सब गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि इसे बंद किया जाए, और बंद करने के आदेश आने के 2 घंटे तक लगातार बुलडोजर अपना काम करता रहा। और आप देखेंगे कि उसमें जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है तमाम सारे लोग इकट्ठे हुए और बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, और तब थोड़ा बहुत उसका एक असर पड़ा, वहां से लेकर के उसको बंद किया गया। और उसका जवाब दिया जहांगीरपुरी के लोगों ने, हिंदू मुसलमान दोनों के लोगों ने उसका जवाब दिया कि तो तिरंगा झंडा लेकर के हिंदू मुस्लिम लोगों ने बराबर एक मार्च निकाला, और यह सीधे कहा कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। कई नेताओं ने अपना बयान दिया था कि हम लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, इसका कोई बात नहीं है, केवल सरकारी नैरेटिव बढ़ा जा रहा है। जहांगीरपुरी में जहां जहां भी देखिए, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक में यह बराबर किया जा रहा है। इनका जो मूल मकसद है हिंदू मुस्लिम खेल का, वो चल रहा है। और बीएचयू भी उसकी गिरफ्त में आ गया। कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जो उसकी गिरफ्त में न आया हो। यह नई स्थितियां पैदा हुई। नहीं तो बनारस में हम लोग कम से कम शामिल होते थे, और बीएचयू गेट पर ही खड़े होकर के कुलपत के सामने कुलपत तमाम तरह की बातें करते थे, उनकी आलोचना करते थे, सुना जाता था, वे लोग उसको रिकॉर्ड भी करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन नहीं मानते थे। और जितने हमारे संगठन हैं, यानी भगत सिंह छात्र मोर्चा है या जो एपवा है या जो तमाम मानवतावादी संगठन है, सब लोग उसमें इकट्ठा होते थे। अध्यापक तो जैसा मैंने कहा कि प्रगतिशील लोगों में से तो उसमें तब भी कोई खास नहीं आते थे, सब डरते थे। अब क्या होता था, एक आध कभी आ गए तो आ गए, अन्यथा उनसे नहीं था। लेकिन जो संगठन थे वे सब इतने जोर से उसमें साथ आकर के इकट्ठा होकर के बराबर नारे लगाते थे, बराबर वो करते थे। लड़कियों का वह जो आंदोलन था, पहली बार ऐसा हुआ था कि जब बीएचयू की छात्राओं ने भयंकर आंदोलन किया था, अकेले अपने दम पर किया था, और उसमें जब उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनकी तरह से थ्रस्ट किया जाता था, उनके ऊपर गढ़ा जाता था बेकार की जो चीजें, तो उसमें नागरिक समाज का एक किया था, हम लोगों ने आह्वान किया था, और वे नागरिक समाज के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन निकाला था। तो एक चला, उसका दबाव बना था, लेकिन वे स्थितियां तब दूसरी थी। अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। दूसरे संगठन भी आएंगे कि यार नहीं आ रहे हैं, समर्थन तो करेंगे, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं कि जब भी कोई स्थिति आएगा उसके साथ कार्रवाई होगी। यह प्रक्रिया उसी तरह से चल रही है जैसे कि कश्मीर के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके साथ ये सब किया जा रहा है, उसको क्रश करने की एक प्रक्रिया इनकी शुरू हो गई। साहस है, सक्रियता है उसमें से लेकर के, लेकिन वह कहाँ तक काम करेगी जो इनकी स्थितियां होगी। तो ये जो है एकदम से लेकर के पूरा उनका जो आईपीएंस है, जो उनका उसमें जो होता है व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो सारे के सारे लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं। इसमें अधिकारी लोग हैं, यहाँ से लेकर के चल रहे हैं, और जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, सब संघी हो गए हैं। संघी तो थे ही थे, लेकिन तमाम जो नहीं थे, जो उदारवादी कहे जाते थे, सब डर के मारे सब संघ से जुड़ गए हैं और उनके समर्थन में कर रहे हैं। कोई उसमें से आने वाला नहीं है। जब से मैंने कहा कि यह प्रगतिशील अध्यापक भी अब नहीं आने वाले हैं, इस डर के मारे वहां से घुसे हुए। बच्चों को संरक्षण तब मिले जब राजनीतिक संरक्षण हो, या अध्यापकों का या छात्रों का एक संगठन ऊपर से हमें मदद के लिए मिलता है, तब तो उसमें साहस बनता है करने का। और साहस तो है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जब तक कोई सहायता नहीं मिलेगी, जब तक कोई पोषण नहीं मिलेगा, तब तक बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहां से लेकर। इसलिए जो होता था कि इस समय भैया इन लोगों से जो चीजें हैं, ब्राह्मणवाद तो हम लोग हमेशा करते थे, वो भी जानते हैं, या कुछ कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस समय स्थितियां उनकी अपनी है। किसी भी रूप में हमारे जो कह रहे हैं, या जो हमारा इनका हिंदुत्व राष्ट्रवाद लागू हो गया है, वो जब जान लीजिए कि यह जो है हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब सीधे गोलवलकर ने उन लोगों ने जो नैरेटिव कहा था कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद का मतलब कि सवर्ण हिंदू राष्ट्रवाद, सवर्ण वर्चस्व हिंदू राष्ट्र, यह उनका गढ़ा हुआ नैरेटिव है। और वही सवर्ण वर्चस्व हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना यहाँ की जा रही है, और पूरा मोदी से लेके योगी तक उसी सवर्ण वर्चस्ववाद की बात कर रहे हैं। सवर्ण वर्चस्व को खुश कर रहे हैं,
उनके में से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सारी महंगाई सारा कुछ हो जाने के बाद सुवर्ण परिषद की ओर से कहीं कोई वो बात नहीं आ रही है। या तो प्रगतिशील लोग कभी कुछ इस तरह के संगठन बोल दे रहे हैं, और नहीं तो अब तो अध्यापक भी बोलना बंद कर दिया। तो इसलिए जो स्थितियां हैं वह एकदम से लागू हो रही हैं। उनको करने के लिए कुछ दिन तक हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। या तो सारे संगठन मिलें और मिल करके उसका एक रूप बनाए, लेकिन वे उस पर आक्रामक ढंग से वर्क जो जिस तरह से गढ़ा जा रहा है। स्थितियां बड़ी जटिल इधर की हो गई हैं। इधर माने हाल में जब से दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बन के आए हैं, या केवल बुलडोजर एक सिंपल आप देख लीजिए कहाँ कहाँ नहीं कर रहे हैं, एकदम से संपत्तियों को नाश कर रहे हैं और वर्चस्ववाद को कर रहे हैं। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी पर पूरा निशाना ही लगा रखा है, लेकिन उनका मूल लक्ष्य जो है वह ओबीसी, एसटी को ध्वस्त करना, खत्म करना देकर। तो यह सारी चीजें इसको हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और किसी ढंग के काम को लिए जब तक हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी, कहीं कहीं तो कुछ नहीं, राजनीतिक कहीं से कुछ है ही नहीं। राजनीतिक में सब लोग खत्म हो गए हैं, केवल वो सत्ता की राजनीति है, वही सत्ता है, वही विपक्ष भी है, वही सत्ता पक्ष भी है, वही सब अपना कर रहा है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या करें। रितेश, एक अब हम लोग कार्यक्रम को काफी समय हो गया आगे बढ़ाते, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जी लगातार ये दबाव आप लोगों पर बनता रहेगा कि देश में अमूर्त बातें करते रहिए, कुछ अमूर्त प्रगतिशील बातें करते रहिए, कुछ अमूर्त टारगेट बनाते रहिए, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। आप लोगों ने एक मूर्त टारगेट, जैसे ब्राह्मणवाद को, जातिवाद को, आरक्षण से जुड़े हुए सवालों को, तो आप लोगों पर दबाव होगा कि ये जो मूर्त बातें आप करना शुरू कर रहे हैं आदिवासियों के पक्ष में या किसानों के पक्ष में, तो ये जो मूर्त बातों को अपने एजेंडे से बाहर करने का एक दबाव होगा कि ब्राह्मणवाद को अपने एजेंडे से निकालो, जाति विनाश को अपने एजेंडे से निकालो। ये एक दबाव बनाया जाएगा कि आप अपने इस एजेंडे से बाहर निकाल जाइए और प्रगतिशीलता के नाम पर कुछ अमूर्त बातें, एब्स्ट्रैक्ट बातें करते रहिए। एक तो ये मैं मेरा पूछना है आपसे कि ये जरूर दबाव किसी न किसी रूप में आएगा, तो आप लोगों की क्या सोच है, बहुत संक्षेप में। और दूसरा इसी के साथ साथ कि आगे की आप लोगों की क्या योजना है, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा रखें, तो काफी समय। रितेश जी सर, जी हमारा ये कहना है कि जिंदा लोग हमेशा जिंदा सवालों से टकराते हैं। आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। एक डर और भय का भयानक माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है, पहले से भी हो रहा है और इधर इस घटना के बाद से जिसका असर बहुत ज्यादा है। आज भी संयुक्त कार्यक्रम था, लेकिन दूसरे संगठनों के 3-4 संगठन का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, क्योंकि एक डर अंदर लोगों के बैठा हुआ है। केवल छात्र थे और एक दो और संगठन थे, जबकि बहुत सारे लोगों का नाम था। लेकिन ये आप जो बोल रहे थे कि प्रेरणा हमको कहाँ से मिलती है, ये बनारस, कबीर और रैदास की धरती और प्रेमचंद की धरती है, और हम लोग भगत सिंह छात्र मोर्चा के हैं, शहादत की परंपरा के हैं। ये प्रेरणा हम लोगों को वहां से मिलती। तो आगे हम लोगों की रणनीति यही होगी कि इस तरीके के जो जिंदा सवाल हैं उनको लेकर कैसे ज्यादा से ज्यादा जिस समाज और वर्ग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं उनके बीच ये बातों को ले जाकर, जब तक उनका एक जन समर्थन हो, जब एक जन आंदोलन नहीं खड़ा होगा, तब तक सिर्फ हम चंद लोग अपने दम पे उसको शिकस्त नहीं दे सकते। हालांकि हम लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। और एक अपील मैं जन चौक के माध्यम से करना चाहूंगा कि जितने भी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, जितने भी एक समाजवादी, एक शोषणविहीन समाज बनाना चाहते हैं, उनको एक साथ गोलबंद होकर एक व्यापक मोर्चा बना के और अपने तमाम निजी मतभेदों को किनारा करके, क्योंकि फांसीवाद का दौर है, एकजुट होकर एक जनता के बीच में बड़ा अभियान लेने की जरूरत है। और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, और वो केवल बहुत से लोग हैं जो फेसबुक तक सीमित हैं, वो सक्रिय सहयोग और समर्थन प्रदान करें। बाकी सारी बातें जो चौथीराम जी कह रहे थे उनसे हम लोग सहमत हैं, और हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। यही मेरा कहना है। आकांक्षा, आप बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहती हो? जी, तो इन पूरे मामलों के बाद भी हम कहना, हाँ सर, इस पूरे मामले के बाद भी हम कहना चाहेंगे कि हम तो मतलब हम यहाँ से तो जो लंपट है उनको चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप बीसीएम को डरा धमका करके कुछ कर लेंगे, या ब्राह्मणवादी लोगों के दबाव में हम लोग काम करना छोड़ देंगे, या अपने एजेंडे से ब्राह्मणवाद को हटा देंगे, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है।
हम ना कभी डरे थे ना आगे कभी डरेंगे। हमारे संगठन है, हमारे पास विचार है, हम विचार के दम पे लड़ते रहेंगे। और साथ में जितने भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले प्रगतिशील लोग हैं, संगठन है, उनसे हमारी अपील है कि आज फासीवाद के दौर में एक दूसरे का साथ देना बेहद जरूरी है। आज हम पे दमन है, कल कभी किसी और पे दमन होगा। तो जब तक हम मुखर रूप से बोलेंगे नहीं, तब तक हम फासीवाद को ना चुनौती दे सकते हैं, ना उससे बच सकते हैं। दमन के दौर में बोलना ही जिंदा रहने होने का मतलब है। तो आप हमारे समर्थन में आइए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलिए। यही आप सबसे हमारी अपील और गुजारिश दोनों है। तो बस इतना ही कहना सर। आप सभी साथियों को शुक्रिया और भगत सिंह छात्र मोर्चा के सभी साथियों को के इस हौसले को सलाम। ज्योतिराम सर, आपका हम लोग जनचौक बहुत आभारी है। आप आए और थोड़ा अस्वस्थ होते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बहुत पहले ही चिन्हित कर दिया था कि इस देश के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि इस देश की मेहनत कश लोगों के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद है। जो भी पूंजीवाद से लड़ता है उसे ब्राह्मणवाद से लड़ना होगा, जो ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहता है उसे पूंजीवाद से भी लड़ना होगा। पूंजीवाद के विभिन्न रूप बदलते हुए हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन हम जो देश के हकीकत के करीब शब्द हैं, उन शब्दों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। हम अमूर्त शब्द बोलेंगे तो शायद हमको थोड़ी हमारी मुश्किलें कम होंगी, लेकिन मुक्त तौर से अगर ये सच्चाइयां हम रखेंगे तो हमारे सामने आएंगी। आप सभी साथियों के प्रति जनचौक की तरफ से, मैं अपने व्यक्तिगत अपने तरफ से भी आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी लोगों की शुक्रिया, और फिर अगले बार जनचौक को हम लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों।